अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिनके नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए इन नोट्स में कंसेप्ट और वर्डिंग बुक की यूज़ की है ताकि आपको समझना और याद करना आसान हो। स्टूडेंट्स, एज यू नो, बोर्ड में 24 शॉर्ट क्वेश्चन में से 15 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इन 24 में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से पिक होते हैं। तो जस्ट एक्सरसाइज कर ली जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। बच्चों, यू नो हमारे एटमॉस्फेयर की टोटल 4 लेयर्स होती हैं। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है ना बेटा, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। और इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 17 डिग्री सेल्सियस टू -58 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों, आप जैसे जैसे ऊपर जाए ना एल्टीट्यूड की तरफ, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आपने ये टेम्परेचर डिक्रीजिंग का फिनोमेना एक्सप्लेन करना है। As the concentration of gases decreases gradually with the increase of altitude। बच्चों, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। तो हाइट के साथ साथ जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं ना बच्चों, गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है ना वो कम होती जाती है। Correspondingly, temperature also decrease at the rate of 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो बच्चों, इसके साथ ही इसी लिहाज से जो टेम्परेचर है वो भी 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। स्टूडेंट्स, पोल्यूटेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है। प्राइमरी pollutants are the waste or exhaust products driven out because of combustion of fossil fuels and organic matter। स्टूडेंट्स, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो फॉसिल फ्यूल्स बच्चों एक्चुअली ना 3 चीज़ों को बोलते हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चों, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक अशिया मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों के जलने से प्रोड्यूस हों, ऐसे पोल्यूटेंट्स को बेटा बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स। तो बेटा सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, secondary pollutants are produced by the various reactions of primary pollutants। स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ना ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड is a primary pollutant। When it react with water, it produce H2CO3 कार्बोनिक एसिड। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोनिक एसिड है ना ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ है। सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स को बोलते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन के रिजल्ट में बने। एग्जांपल्स, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, आपने कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज बताने हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ना इस तरह भी आता है, राइट द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट सोर्स बेटा इसका ये है, both of these gases are emitted due to volcanic eruption and decomposition of organic matter naturally। बच्चों, ये दोनों गैसेज जो है ना
वोल्केनिक eruption, वोल्केनिक बच्चों बोलते हैं आतिशफशा, जो माउंटेन्स होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, उनके फटने से, उनकी इरप्शन से, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना, उनकी कुदरती तौर पर नेचुरली डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन से ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड, फॉरेस्ट फायर्स एंड बर्निंग ऑफ वुड आल्सो इमिट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स। बच्चों, फॉरेस्ट में जो आग होती है ना, जंगल की आग, और उसके अलावा वुड को जब आप जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसकी बर्निंग से भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं। स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ लिमिटेड, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है ना, तो बेटा इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डोमिनेट्स। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इमिशन है, इसका जो इखराज है, इसकी जो प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमोसफियर। स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाई, क्यों, हाउ, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर। अभी करती क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ट्रैप्स हीट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट होती है ना बेटा, ये उसको ट्रैप कर लेती है बाय लेटिंग यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस इन, के सन से जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, ये उसको अलाउ करती है टू एंटर इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, बट ब्लॉकिंग इंफ्रारेड रेज फ्रॉम गेटिंग आउट। और स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है ना, यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, इमिट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। तो ये जो अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस है ना, उनको ये ब्लॉक कर देती है, उनको रोक लेती है, मतलब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाती हैं। तो देखें, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आ रही है, उनको ये अलाउ कर रही है टू एंटर इनटू एटमॉस्फेयर, और अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, उनको ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रोक रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर का। एंड फर्दर मोर, मजीद, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। जब आप बच्चों फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है बच्चों, वो बढ़ जाता है, ट्रैपिंग मोर हीट, जिसकी वजह से हीट जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हीट ट्रैप होती है। दिस ट्रैप हीट रेजिज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से बच्चों हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ज़मीन को बुखार हो रहा है। ओके। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन। स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये एक आपका हिडन एनिमी है। एनिमी कहते हैं दुश्मन को, हिडन कहते हैं छुपे हुए को। एक्सप्लेन इट्स एक्शन, आपने इसका एक्शन एक्सप्लेन करना है, कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हिडन एनिमी। बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, एक हिडन एनिमी है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ कलरलेस एंड ऑडोरलेस। बच्चों, इसका ना तो कोई कलर होता है और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, मेकिंग इट हार्ड टू डिटेक्ट, जिसकी वजह से आप इसको ईजीली नोटिस नहीं कर सकते, आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। व्हेन इनहेल, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को बेटा इनहेल करते हैं ना, ये करती क्या है, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। ये बच्चों हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, ये उसके साथ जाकर बाइंड हो जाती है मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की निस्बत, प्रोड्यूसिंग द बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई
रिड्यूसिंग द बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हाई लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉज हेडेक एंड फटीग। लेकिन बेटा अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है ना, तो उससे इफेक्ट क्या होगा, हेडेक, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, एंड फटीग और थकावट होगी। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन लीड टू ब्रीथिंग डिफिकल्टीज एंड इवन डेथ। अगर आप बच्चों लॉन्ग टाइम तक, लंबे अरसे तक कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहते हैं ना, इससे ये होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और अल्टीमेटली आपकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ वाई बर्निंग फ्यूल्स इन क्लोज्ड प्लेस, क्लोज्ड स्पेसिस इज़ अनसेफ। उसने कहा बच्चों यही वजह है कि जो क्लोज्ड स्पेसिस होती हैं ना, बंद जगह होती हैं, वहाँ पर आग को नहीं जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पर ऑक्सीजन की होती है डेफिशिएंसी। जब ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में हो ना, तो उससे जब आप किसी चीज़ को बर्न करेंगे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर फिर इनकम्प्लीट कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन के रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? और जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगर आप उसको इनहेल करेंगे तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सफोकेशन के साथ साथ आपकी डेथ हो जाएगी। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टर्न ऑफ हीटर्स एंड स्टोव्स बिफोर स्लीपिंग। उसने कहा ये मशवरा दिया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि सोने से पहले जितने भी गैस हीटर्स हैं या फिर चूल्हे वगैरह हैं ना, उनको बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट थ्रेट्स are there to human health due to SO2 sulfur dioxide gas is as air pollutant। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट की वजह से हमारी सेहत को क्या खतरात लाहक हैं। नंबर 1, SO2 इज़ अ कलरलेस गैस। बच्चों ये कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। हैविंग इरिटेटिंग स्मेल, और बेटा इसकी ना एक इरिटेटिंग स्मेल होती है, नाखुशगवार स्मेल होती है, चुभने वाली स्मेल होती है। इट कॉज सफोकेशन, ये सफोकेशन कॉज करती है, मीन ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉज करती है अगर आप इसको इनहेल करेंगे। इरिटेशन एंड स्वीयर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू एजमेटिक पीपल। और बच्चों जिन लोगों को एज़मा होता है ना, दमे के जो मरीज़ होते हैं, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, sulfur dioxide forms sulfuric acid which damage buildings and vegetations। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और जो कि हमारी बिल्डिंग्स और वेजिटेशंस वगैरह जो है ना, उसको डैमेज कर देती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, which air pollutant is produced on anaerobic decomposition of organic matter। बच्चों जब आप किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना एनएरोबिकली, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको ब्रेक करते हैं, टूटता है, तो उससे कौन सा एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है? तो बेटा उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, CH4 इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। स्टूडेंट्स एसिड रेन से हमारी सॉइल की एसिडिटी कैसे इंक्रीज होती है? एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। बच्चों ये हमारा एसिड रेन ना ज़मीन की एसिडिटी को बढ़ा देती है, उसमें इजाफा कर देती है। मैनी क्रॉप, क्योंकि इसके अंदर बच्चों डिफरेंट एसिड्स होते हैं एसिड रेन के अंदर, लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल। तो बेटा इस तरह की जो एसिडिक सॉइल होती है ना, फिर इसके अंदर बहुत सारी फसलें, जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते, वो नशोनुमा नहीं पाते। इट आल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल दैट पॉइजन द वेजिटेशन। स्टूडेंट्स ये ज़मीन के अंदर ना, सॉइल के अंदर जो टॉक्सिक मेटल होती हैं, जहरीली मेटल्स होती हैं, उनकी जो अमाउंट है ना, उसमें भी ये इजाफा कर देती हैं, और जिससे होता क्या है कि जो सब्जियां वगैरह होती हैं ना, वेजिटेबल्स वगैरह, वो पॉइजन हो जाती हैं, वो जहरीली हो जाती हैं। इवन ऑल ट्रीज आर अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। बच्चों यहाँ तक ये होता है कि जो ओल्ड ट्रीज होते हैं ना,
पुराने दरख्त होते हैं वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, वो भी इससे मुतासर होते हैं। देयर ग्रोथ इज़ रिटार्टेड, इनकी जो ग्रोथ होती है ना, इनकी जो नशो नुमा होती है वो रुक जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। दे गेट ड्राई एंड डाई, ये अल्टीमेटली खुश्क होकर डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट आउट टू सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। स्टूडेंट्स आपने ना ओजोन डिप्लीशन के कोई से भी 2 इफेक्ट्स बताने हैं। ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक मलेरिया। बच्चों ओजोन लेयर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाए ना, अगर कमी हो जाए, डिप्लीट हो जाए ओजोन लेयर, इससे बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ना वो बढ़ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया है। इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिस्टरप्टिंग द फूड चेन। बच्चों ये पौधों के जो लाइफ साइकिल होता है ना उसको चेंज कर देता है, उसको तब्दील कर देता है, जिसकी वजह से जो टोटली सारी की सारी फूड चेन है ना बेटा वो नकारा हो जाती है, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फियर। स्टूडेंट्स ओजोन लेयर जो है ना ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर में कैसे बनती है। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये तो हमने टॉपिक में पढ़ा था कि ओजोन जो है ना ये एक ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। इसमें कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 3। इसका फॉर्मूला होता है O3। इट इज़ फॉर्म्ड इन द एटमोसफियर, ये हमारे एटमोसफियर में बनती है बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है ना, एसोसिएट होता है, कंबाइन होता है, तो बेटा उससे हमारे पास क्या बनती है? ओजोन बन जाती है, O3। और ये कहाँ पर बनती है? इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 11, why does 75% of the atmospheric mass lie within the troposphere। बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर का 75% मैस जो है ना वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, क्यों? अबाउट 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मैस इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। बिकॉज दिस लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ना बच्चों ये हमारी अर्थ के सबसे क्लोज्ड होती है, फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। तो उससे होता क्या है, जो ग्रेविटी होती है ना वो एयर के मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से जितना भी मैस होता है ना एटमॉस्फेयर का वो सारे का सारा यहाँ पर ही कंसेंट्रेटिंग हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है। और इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का जो 75% मैस है वो ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। स्टूडेंट्स ओजोन लेयर जो है ना वो कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिप्लीट होती है, मतलब कैसे वो ब्रेक डाउन होती है, उसकी थिनिंग होती है। दीज कंपाउंड, ये जो वाले जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड कार्बन्स होते हैं ना बेटा, ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं दे कैन लीक एंड रीच द एटमोसफियर। एक्चुअली बच्चों ये ना प्रेजेंट होते हैं एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में, और वहाँ पर ये एज अ कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं। और अगर किसी तरह से ये वहाँ से लीक हो जाएं, लीक होने के बाद बेटा ये चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। इन द स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशंस आती है ना सन से बच्चों, वो CFC का जो मॉलिक्यूल होता है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, उसको ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है। जब वो ब्रेक होता है ना उसकी ब्रेकडाउन से बेटा एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी होती हैं। ये करती क्या है, जो जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुआ है ये फ़ौरन ओजोन के साथ जाकर रिएक्ट करेगी और उसको बच्चों कन्वर्ट कर देगी इनटू ऑक्सीजन। ओजोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सीजन में। अब ये जो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है ना कैन डिस्ट्रॉय मैनी ओजोन मॉलिक्यूल। बच्चों ये बहुत सारे ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, अप टू लैक, यानी कई लाख ओजोन मॉलिक्यूल को बच्चों ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। द एरिया वेयर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड इज नोन एज ओजोन होल। तो बच्चों वो रीजन, वो एरिया जहाँ पर ओजोन ख़त्म हो जाती है ना, डिप्लीट हो जाती है, उसको बेटा हम बोलते हैं ओजोन होल। स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।